हेलो बेटा, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है। और आज जो आपकी कमेंट्स हैं डियर, वो लाइव हैं। आप सभी आज अपनी लाइव कमेंट्स एक दूसरे स्टूडेंट्स की भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप जान पा रहे होंगे एक दूसरे को, कौन स्टूडेंट है, कहां से जुड़ा है। आप प्यारी प्यारी बातें कर रहे होंगे, मैं कमेंट्स में देख भी रहा हूं। और भाइयों, क्या चल रहा है, क्या है। ठीक है, तो बीच बीच में ये चीज हमने ट्राई की है ऐप में अपडेट करने का, कि आप सब एक दूसरे की कमेंट भी देख पाएं, एक दूसरे को जान भी पाएं। आप ये भी देख पाएं कि बहुत सारा बच्चा है जो ऑलरेडी पढ़ रहा है। आप आपस में कमेंट्स की स्पीड देख रहे हैं, और कमेंट्स की स्पीड से आपको ये ऑलरेडी पता चल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि लाखों बच्चा है जो कैरियर ऐप से हमारे साथ जुड़ा हुआ है और वो तैयारी कर रहा है। सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो आप इन्हीं बातों को आगे लेके चलिएगा। दूसरी बात मेरे बच्चे, आप की सीरियसनेस एक दूसरे को पता चलती है कि कौन कहां से है, क्या है। दूसरी बात, मैंने तो अभी देखा है कमेंट्स, एक बच्चा कह रहा है सर बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे। कोई बात नहीं यार, एक ही छोटा सा जीवन है बेटा, मस्ती मजाक भी जरूरी है। ठीक है, चलिए आइए। लेकिन अगर कोई भी बच्चा कमेंट से डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो अपनी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन करके वैसे क्लास का आनंद उठाएगा। चलिए स्वागत करते हैं आपका और स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज की क्लास। ले मां सरस्वती का नाम और आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो कमेंट्स का सदुपयोग कीजिएगा बेटा। ठीक है, ज्यादा मस्ती मजाक भी ठीक नहीं है कि नहीं। बाकी आप बहुत प्यारे और समझदार बच्चे हैं। आइए मेरे दोस्त, हम प्रोनाउन कर रहे थे बेटा, और प्रोनाउन में हमने कल जो किया था, कल जो प्रोनाउन में हमने किया था वो एम्फेटिक प्रोनाउन खत्म किया था और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टार्ट किया था। मैं ठीक कह रहा हूं मेरे दोस्त? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने स्टार्ट किया था, जिसको अब उससे आगे हम पढ़ने वाले हैं। बेटा इतनी तेज मत अब आज चलो। अच्छा, कमेंट लाइव होने से एक बात तो और पता चल गई पाजी, क्या अब आपको समझ आ जाएगा। कई बच्चा गुस्सा नहीं हो जाता था, सर मेरा डाउट तो बता ही नहीं रहे। बेटा कई बार कमेंट इतनी फास्ट निकलती है बड़ी स्क्रीन पे, हालांकि मैं देख रहा हूं, तो वो कमेंट हम पढ़ नहीं पाते, तो वो कमेंट मेरे से छूट जाती है। तो आप बुरा मत माना करो कि गुरुजी ने कमेंट मेरी नहीं पढ़ी। ठीक है, डन है उससे। चलिए, तो लो प्रभु का नाम और स्टार्ट करते हैं बेटा आज की कहानी। मैंने आपको जो लास्ट क्लास में कराया, थोड़ा सा आपका रिदम बनाते हैं। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टार्ट कराया। मैंने बोल दिया भाई, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करो। इसका मतलब जहां हम किसी पर्सन का रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को, खुद को, खुद से ही अपने आप, इस तरीके का मीनिंग जब हम देने की कोशिश करते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एक रियल इंसान का ही एक रिफ्लेक्शन दिखाता है, उसी को दिखाने की कोशिश करता है। पुत्र उसी की बात हम यहां पर करते हैं पाजी। फिर मैंने बोला आई सो माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने शीशे में खुद को देखा। मैं शीशे में मुझे ही नहीं देख सकता, क्योंकि अगर मैं यहां रियल आ गया तो दो जगह में रियल नहीं खड़ा हो सकता। जिस दिन ऐसा हो कि तुम्हें खुद तुम ही शीशे में नजर आ जाओ, तो समझ जाना वो दिन आपका आखिरी दिन है, वो रात आपकी आखिरी रात है। क्योंकि दो दो आप रियल खड़े हैं। नहीं सर, एक रियल होगा तो दूसरा रिफ्लेक्शन होगा। दूसरी चीज सर, हमने देखा वी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ टू द क्लास, हमने क्लास को खुद को इंट्रोड्यूस किया था, तो हमने बोल दिया बेटा अवर सेल्फ आ गया। आगे देखते हैं, आई विल पे फॉर हिम, मैं उसके लिए पे करूंगा। बेटा हिमसेल्फ क्यों नहीं आया? जब रियल ही नहीं आया तो रिफ्लेक्शन उसका कैसे आ जाएगा सर? नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द क्लास, बेटा मैंने उसे क्लास को इंट्रोड्यूस किया था, तो किसे किया था? किसी और को भी कर सकता हूं। अगर सर खुद को ही किया होता तो ये आ जाता। डन है, वेरी गुड। यू एंड आई हैव कमिटेड क्राइम, तो यू एंड आई ही होगा, आई एंड यू नहीं होगा उसमें। है आई एंड यू करो बेटा, क्योंकि कमिट कराया है क्राइम, नेगेटिव हो गया, आई एंड यू एंड आई गलत हो जाए। आई विल पे फॉर हिम एंड माई सेल्फ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, मैंने उसके लिए और अपने लिए पे किया था, तो आई विल पे फॉर हिम एंड माई सेल्फ, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया ना भाई, मैंने उसके लिए और अपने लिए पे किया था, हमने बोला था। ठीक है, डन है। आइए आगे जरा चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर मैंने बोला बेटा जो पोजीशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की वो कहां होगी, यानी कि उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा बेटा एक अपने आप में सब्जेक्ट की तरह कभी भी नहीं, एक एरर पेपर में ये आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा जब आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह उसका यूज करोगे, तो उसका पक्का से यूज हो जाएगा।
दूसरी चीज मैंने आपके लिए बोली कि ऑब्जेक्ट एक प्रेपोजिशन का भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ये तीसरा यूज है। मतलब बेसिकली आप ये कहोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ओनली। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है बेटा, इसके अलावा वो किसी भी तरीके से यूज नहीं किया जा सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप कैसे भी यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज करो। बेटा जिसकी भी पहली क्लास अगर आप प्रोनाउन के ले रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, स्टार्टिंग से देखनी है क्लास, ठीक है। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। यहां से आज की कहानी है, आप कॉपी पेन कर लीजिए बेटा तैयार, और साथ साथ कॉपी करते हुए चलिएगा। देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, एक बात को बड़े ध्यान से समझना, थोड़ा सा आपको यहां टेक्निकल भाषा में बोलूंगा जो वर्ब टॉपिक में भी आपकी आएगी। बेटा होता क्या है, जो भी एक वर्ब होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। सर ट्रांजिटिव वर्ब मतलब, देखो बेटा ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका पैसिव वॉइस भी बनता है। तो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती हैं। और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब आप उस वर्ब को एक्सप्लेन करते, जब आप उस वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, जैसे उसने पढ़ाया तो किसको पढ़ाया, उसने शांत किया किसको शांत किया, उसने इंट्रोड्यूस किया किसको इंट्रोड्यूस किया, उसने देखा किसको देखा। तो ये जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन होती है वो जानता है किसको जानता है, ठीक है। तो आप जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट वहां पर आता है। अब वहां ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का लगाओ, अगर रिफ्लेक्शन की जरूरत है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दो, लेकिन सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। तो यही ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, भी हो सकता है, भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। मतलब वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने सीखा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि वहां मीनिंग ही नहीं आ रहा और आपने डायरेक्ट वहां ऐसा कुछ लिख दिया जो नहीं आ रहा, सुटेबल नहीं हो रहा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आप क्या करते हो बेटा, उसे एक्सप्लेन करते हो। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है बेटा? जो ऑब्जेक्ट लेती है। बस उन्हें वर्ब का टेक्निकल नाम मैंने क्या बोल दिया? ट्रांजिटिव वर्ब। कल नॉर्मल आपको क्या लिख दिया था मैंने? उसे सिंपल वर्ब लिख दिया था कि वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट आता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो सकता है। तो इसे कैसी वर्ब बोलेंगे हम? ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे बेटा। तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। अगर मीनिंग करेक्ट नहीं होगा तो बात तो गलत हो जाएगी। कैसे सर? बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इसका मतलब आपको मीनिंग निकालना सीखना है, अदरवाइज चीजें गलत है। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ठीक है, मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। अच्छा दूसरा एक और बात ध्यान रखिए, एक और बात ध्यान रखिएगा, मीनिंग करेक्ट होना चाहिए। अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में गिवन नहीं है तो सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि वो इनकंप्लीट मीनिंग देगा। एक बात को समझिए, मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो सकता है, लेकिन मीनिंग करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसी के बाद नीचे लिखिएगा, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग देगा, तो सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग देगा। तो सेंटेंस इनकंप्लीट मीनिंग देगा, जो कि गलत होगा। ऑब्वियसली बात है, इनकंप्लीट मीनिंग देगा जो गलत होगा, तो फिर तो सेंटेंस गलत होगा ही होगा। तो एग्जाम में इस पॉइंट पे कैसे एरर आएंगे, अब मैं आपको वो समझाता हूं। देखो सबसे पहले तो मैंने आपको ये कहा, सपोज मैंने एक एग्जांपल ये लिख दिया भाई, मैंने सिर्फ ये दिखा आई सो इन द मिरर, आई सो इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा था। किसको देखा था भाई? सर वो तो नहीं लिखा बेटा, इनकंप्लीट सेंस। ये क्या हो गया? इनकंप्लीट मीनिंग। तो पेपर में ये सेंटेंस गलत हो गया। तो आप इसे ठीक करोगे, आई सो माई सेल्फ इन द मिरर। तो ये माई सेल्फ इस वर्ब का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। जब आप ऑब्जेक्ट ही नहीं दोगे तो वो चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
ठीक है। अब देखो, मैंने बोला अब देखिएगा इसमें, ही इंजॉयड एट द पार्टी, एक सेंटेंस, ही इंजॉयड एट द पार्टी, उसने पार्टी में इंजॉय किया था। भाई क्या इंजॉय किया था, क्या लिखा है, व्हाट, क्या इंजॉय किया था, नहीं लिखा, तो ये इनकंप्लीट मीनिंग हुआ, मतलब पेपर में ये सेंटेंस गलत हुआ। बेटा किसको इंजॉय किया था, उसने पार्टी में, ठीक है, इंजॉय किया था, किसको इंजॉय किया था, किसको इंजॉय किया था, वो तो कुछ लिखा ही नहीं है। अगर नहीं लिखा तो बेटा वो गलत हुआ। तो एक बात बताओ भाई, मैंने बड़ा इंजॉय किया अपने आप को, या तो ऐसा लिख दो, या बोलो आई एंजॉयड ड्रिंक्स एट द पार्टी, आई एंजॉयड फूड एट द पार्टी, आई एंजॉयड स्नैक्स एट द पार्टी, कुछ तो लिखो क्या। सो मैंने बोल दिया ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने पार्टी में अपने आप को बड़ा एंजॉय किया। ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, अगर रिफ्लेक्सिव आ सकता है तो रिफ्लेक्सिव लिख दो, कोई और आ सकता है तो कोई और लिख दो। इसलिए आपको यहां पर चीज देखनी है जिसको समझाते हैं, ठीक है बेटा, ये चीज अपने दिमाग में आपको बैठाकर रखनी है मेरे दोस्त, फटाक से कॉपी करो। तो हमने क्या लिखा, ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने पार्टी में बहुत इंजॉय किया था। ही इंजॉयड एट द पार्टी खाली इतना लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। चलिए अब और एग्जाम्पल लिखवाता हूं उसके नेक्स्ट पेज, आप यहां तक पहले कॉपी कर लीजिए, फटाक से कॉपी कीजिए सर, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका जो है मैं आगे लिखवाता हूं। सर सभी वर्ब अपना ऑब्जेक्ट लेती है? नहीं बेटा, अभी बताऊंगा, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट ही नहीं लेती, अभी मैं आपको ये बात बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो वहां से आपको पता चलेगी कि हर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। हो गया सर कॉपी? बेटा कोई भी एग्जाम पास करना हो, इनफ है बैच। चलिए जी आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने बोला ना अभी आपने इस वर्ब को देखा, इस वर्ब को देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, मैंने बोला भाई कि एक सेंटेंस मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा, वाइल रनिंग फास्ट, वाइल रनिंग फास्ट मतलब तेज दौड़ते वक्त, वाइल रनिंग फास्ट ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट लगा ली। बोलते ना बेटा, डू नॉट हर्ट योर सेल्फ, खुद को चोट मत लगवाओ, खुद को चोट मत मारो, चोट लगवा लोगे तो हर्ट हिमसेल्फ क्या है बेटा, खुद को चोट पहुंचा ली। तो इस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है सर। तो खुद को चोट पहुंचाना, आप हर्ट के बाद जो ये हिमसेल्फ देख रहे हैं, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है भाई। ही
एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास, उसने क्लास से अपने आप को वंचित रखा। बोलते हैं ना, मैंने कॉलेज से अपने आप को वंचित रखा, मैंने पढ़ाई से अपने आप को वंचित रखता। तो अपने आप को वंचित रखना वो होता है जब आप एब्सेंट वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अगर एग्जाम में ये आएगा डियर, ही एब्सेंटेड फ्रॉम द क्लास, उसने क्लास से वंचित रखा। किसको वंचित रखा? अपने बेटे को, अपने दोस्त को, या खुद को ही? खुद को। तो किसको वंचित रखा, वो अगर आप पेपर में नहीं लिखोगे तो वो एरर होगा बेटा, आपको लिखना पड़ेगा। तो किसको वंचित रखा? खुद को वंचित रखा। उसने क्लास से अपने आप को वंचित रखा। तो आपको वो इंपॉर्टेंट वर्ब्स जो एग्जाम में पूछी जाती है, मैं सबका मीनिंग बताऊंगा और आपको चीजें बताऊंगा। अगर मैं ये लिख दूं उसने क्लास से वंचित रखा, किसको वंचित रखा? वही तो चीज थी यहां पर। जब मैंने ये लिखा था बेटा, सी इंट्रोड्यूस्ड टू द ग्रुप, उसने ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया। लेकिन किसको इंट्रोड्यूस किया? सर वो तो नहीं लिखा। तो पेपर में ये जो एरर है ये गलत है। कुछ भी लिखो, अगर पेपर में दे ये, तो एक बात बताओ, किसको इंट्रोड्यूस किया होगा? सर खुद को किया होगा। ये हम अजम्पशन लेते हैं ना, खुद को किया होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने क्या बोला? शी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ टू द ग्रुप, कि उसने ग्रुप को, खुद को इंट्रोड्यूस किया था। तो आपने ये बोल दिया। अच्छा, किसी और को इंट्रोड्यूस किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। एक बात बताओ, शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द ग्रुप, क्या पता किसी और को किया हो। शी इंट्रोड्यूस हर फ्रेंड टू द ग्रुप, क्या पता उसके ग्रुप को। ठीक है, हाँ, तो ये चीज यहां पर है। तो वो चीज अपने ग्रुप को, किसी दोस्त को इंट्रोड्यूस किया हो, कोई भी किया हो डियर, वो भी उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, जो कि सही होगा। तो क्या देखा? एब्सेंट वर्ब है, हर्ट वर्ब है, इंट्रोड्यूस वर्ब है, इंजॉय वर्ब है, सी वर्ब है, मिरर में देखना, उसके लिए आप यूज करें बेटा। साथ साथ कॉपी रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, अपने आप को वंचित रखना क्या होता है? एब्सेंट योरसेल्फ, अपने आप को किसी चीज से वंचित रखना, अपने आप को किसी चीज के काबिल बनाना, उसको क्या बोलते हैं? अवेल योरसेल्फ। यहां था मेरे बच्चे, अपने आप को वंचित रखो। मैं कह रहा हूं अपने आप को इस लायक बनाओ। तो अपने आप को लायक बनाना होता है अवेल करना। देखो जी, जैसे मैंने बोल दिया, यू शुड अवेल योरसेल्फ, आपको अपने आप को लायक बनाना चाहिए। तो जो आप अवेल यूज करते हैं किसके लिए सर? अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, हर एक अपॉर्चुनिटी के, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले आपसे वो मिस नहीं होना चाहिए। तो किसको लायक बनाना है? अपने आप को। तो होगा, अगर पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन ऐसे दे देगा डियर, यू शुड अवेल, ठीक है, ऐसे दे दिया सपोज, यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी के लायक बनाना है। किसको बनाना है? सर वो तो नहीं दिया पेपर में, तो इसका मतलब पेपर में यहां एरर हो जाएगा बेटा। अवेल नहीं, अवेल योरसेल्फ। भाई कोई नहीं लिखा तो खुद को ही बनाओगे। सो यू शुड अवेल यू नहीं, यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, आपको अपने आप को हर एक अपॉर्चुनिटी के लायक बनाना चाहिए। मतलब भगवान जो भी अवसर दे उसको गंवाना नहीं है। याद रहेगा? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। साथ साथ कॉपी करते चलिएगा। और जो भी बच्चे कमेंट्स में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मेरे बच्चे, आप पेड बच्चे हो छुटकू, आपने पैसा दिया है बेटा, मेरा फर्ज बनता है एक एक पाई पाई मैं आपको वसूल के दूं, दी बेस्ट पढ़ा के दूं। आपका फर्ज बनता है छुटकू आराम से शांति से बैठ के पढ़ो और बेटा कॉपी करते चलो। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट हमने बोला भाई, ध्यान से हमने बोला, देखो ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये दे शुड अडेप्ट themselves to the condition, बेटा क्या होता है सर? ये अपने आप को अगर मैं बोल दूं, अपने आप को अडेप्ट करना, बोलते हैं ना अडेप्ट योरसेल्फ, एडजस्ट योरसेल्फ, यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ हियर। आपको यहां अपने आप को एडजस्ट करना होगा। तो एडजस्ट योरसेल्फ कर ले यार, थोड़ा एडजस्ट, अडेप्ट योरसेल्फ, खुद को, ठीक है, आदत डाल लो। ये चीज बोलते हैं ना, खुद को अभी आदत डाल लो भाई साहब,
क्या कि यहां रहने की, इस कंडीशन के हालात में जीने की तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। तो यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ। जैसे ऊंट गर्मी के माहौल में अपने आप को क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सो अडेप्ट के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये मीनिंग देकर आपको नजर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा बेटा, कोई अगर आपका ध्यान नहीं रख रहा है, ठीक है, मैंने बोला यू शुड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, आपको अपने देखभाल करनी चाहिए, मतलब ध्यान रखो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो। तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, आप सिंपल एक बात बोलोगे, यू शुड टेक केयर। ठीक है, यू शुड टेक, या मैं बोल दूं यू शुड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए बेटा, उसके लिए आप ये चीज बोलते। ठीक है, डन है जी, वेरी गुड। बेटा यहां से एक चीज आपको और पता चली, देखो कमेंट जो है ना पब्लिक होने का एक छोटा सा फायदा, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, एक सेकंड। ये बेटा वापसी करते हैं, तो हमने बोला हाँ, हर्ट का मतलब बेटा, हर्ट जो है ना ये तीनों फॉर्म सेम होती है, हर्ट हर्ट हर्ट, इसीलिए वहां पर वो चीज पास्ट है ना, वो पास्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, आगे जरा चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां ये बोल दिया मेरे बच्चे मैंने, अडेप्ट। अच्छा एक और चीज, मैं अगर मैं सिंपल लिखवाऊं ना, एक नोट करके लिखो बेटा, नोट करके कुछ एक वर्ब का मतलब। आपने एक डायलॉग बोला है यार, खुद को ब्लेम मत कर इन सब चीजों के लिए, यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस। इस चीज के लिए आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अपने आप को, इसका मतलब क्या है, ब्लेम। बेटा दूसरे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उस बात में बिल्कुल मत पढ़ो मेरे बच्चे। आज की जो ये लाइव कमेंट्स हैं, ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए है, आपको ये दर्शाने के लिए है मेरे बच्चे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पेड बैच खरीदने के बाद भी मेरे पुत्र सीरियस नहीं होते हैं, ये बात आप उनकी कमेंट से साबित करोगे। आज आपको पता चलेगा जब टीचर पढ़ाता है तो वो अंगारों पे खड़ा होता है। अंगारों पे कैसे खड़ा होता है, जब बच्चा पढ़ रहा होता है पेड बैच लेकर भी, ठीक है, पेड बैच लेकर भी बच्चा सीरियस नहीं होता है। आपको उनकी कमेंट से आज ये साबित होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ आप मेहनत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। वो आपने सुना होगा ना, सर 50 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, सर मेरा कैसे होगा सिलेक्शन। मेरे बच्चे 50 लाख में से चुनिंदा बच्चा ही है जो बहुत सीरियस तरीके से तैयारी करता है। ठीक है, इसीलिए आप उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो, कौन क्या कमेंट कर रहा है, रेलिवेंट कमेंट है, मैं अपने आप, ठीक है, उस चीज को देख लूंगा, लेकिन ये चीज सबूत है। ठीक है, ये चीज सबूत है उन सब चीजों का, आपको दिखाई दे जाएगा। और मेरे बच्चे ध्यान रखना, मेरी बात का बुरा मत मानना, ये कमेंट्स नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी की एक सामने आईना खड़ा है। आप अपनी झलक अपने कमेंट्स में देख सकते हैं, आपका चरित्र आपकी कमेंट बता देती है मेरे बच्चे। अगर आपकी कमेंट मैंने आपके पेरेंट्स को भेज दी, जीते जी उनका दिल टूट जाएगा कि हमने पाई पाई जोड़ के कमाई जोड़ी और मेरा बच्चा कमेंट कर रहा है ये लड़की कहां से है, ये लड़की कहां से। मजा आया सर, ये मजा लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। ठीक है, ये मजा लीजिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कभी कभी ये लाइव करनी है अच्छी से, ऑप्शन देना भी बेहद जरूरी है। लाइफ में हर चीज है आपके पास, ठीक है, बाकी आप बहुत समझदार बच्चे हैं। इसलिए बेटा किसी कमेंट पे मत ध्यान दीजिए और अपना पढ़ने पे ध्यान दीजिए, और ना ही ज्यादा कुछ बच्चा ऐसा कर भी रहा है, ठीक है, सीरियस है बच्चा ज्यादातर, और उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है बेटा, सीरियस है बच्चा ज्यादातर, बट उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। ठीक है, चलो ध्यान से देखो बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छे बच्चों सारे। और जो भी कमेंट पे ध्यान दे रहे बेटा, मैं आपको बुरा नहीं मान रहा हूं, मैं आपको भी समझा रहा हूं बेटा, आपको भी सीरियस होना चाहिए। एक अच्छे टीचर का काम है सब बच्चों को साथ लेके चले, तो बेटा साथ चलो चीजों को समझते हुए। ठीक है छुटको, अभी यही जिंदगी बेटा मस्ती करने की, समझता हूं मैं, यही जिंदगी है मस्ती करने की, आप गलत नहीं, आप सही है।
लेकिन बेटा गरीब लोग हैं हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। बिजनेस नहीं है बेटा पापा का, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मेहनत करो, गरीब लोग हैं हम लोग बेटा। आप लोग मस्ती करोगे ना इस उम्र में तो फिर बुढ़ापे में भी मजदूरी करनी पड़ेगी। तो भी मेहनत कर लो, छुटको आगे काम आएगी बेटा। चल पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से पढ़ते हैं, वापसी करते हैं। तो मैंने बोला कौन कौन सी वर्ब है, आप उन वर्ब को समझते चल रहे हैं बेटा। एक ब्लेम वर्ब भी होती है, ब्लेम योरसेल्फ, ठीक है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ, अपने आप को इस चीज के लिए ब्लेम मत करो, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा मैंने क्या बोला बेटा, आप एब्सेंट लगाते हैं, इन वर्ब को लिख रहा हूं मैं, जो लिखवाई है ना उनको भी एक साथ लिख रहा हूं। आप एब्सेंट लगाते हैं, फिर कौन एब्सेंट रहा आप वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, और फिर क्या लगते हैं बेटा, फ्रॉम लगा देते हैं, है ना। एब्सेंट योरसेल्फ फ्रॉम, उसने वहां से अपने आप को वंचित रख लिया। फिर मैंने क्या बोला बेटा, अडेप्ट, अडेप्ट लगाते हैं। अडेप्ट के बाद किसने अडेप्ट किया वो लगाते हैं, जैसे हमने यहां लिखा था, अडेप्ट वाला एग्जांपल लिखा, मैंने नहीं लिखा, लिखा था ना, पीछे लिखा होगा। तो अडेप्ट होता है बेटा किसकी चीज में, फिर आप टू प्रेपोजिशन उसके बाद देखते हैं। अडेप्ट योरसेल्फ टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन में अपने आप को, ठीक है, अडेप्ट कर लो, ये बोलते हैं। फिर मैंने क्या कराया बेटा, अवेल योरसेल्फ कराया था ना, डैश ऑफ, मतलब यहां पर आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अपने आप को लायक बना दो इस चीज के। तो ये फिक्स होती है बेटा, प्रेपोजिशंस हम नहीं बदल सकते, इसलिए मैं वो भी लिखवा रहा हूं, आपके काम आएगा। अगला मेरे बच्चे मैंने आपको लिखा, अच्छा ऐसे अगर मैं आपको डांटूं क्लास में तो मैं ये नहीं बोलता, आपने बचपन याद है स्कूल में टीचर कितना डांटते थे, बिहेव योरसेल्फ, क्या कर रहे हो तुम, बिहेव योरसेल्फ बोलते ना, ढंग में रखो अपने आप को, बिहेव योरसेल्फ। आप बिहेव के साथ भी क्या लगाते थे, ये आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते थे बेटा, ठीक है। इस चीज में याद रखना, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ, आपको अपने आप में बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए बेटा। बिलीव के साथ आप क्या लगा देते हैं, इन लगा देते हैं, जो कि अपने आप में क्या होता है, सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अकस्टम्ड। अच्छा अकस्टम का मतलब पता है क्या होता है, अच्छा किसी को पता है ये वाली बात बेटा, अकस्टम का मतलब क्या होता है, अकस्टम योरसेल्फ टू, अकस्टम का मतलब होता है अपने आप को उस चीज की आदत लगा देना, अपने आप को उस चीज की आदत लगा देना, अकस्टम्ड होता है बेटा, अकस्टम्ड योरसेल्फ टू इट, इस चीज की अब आप अपने आप को आदत लगा दो, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऐसे लिख देता हूं, टेक क्या आएगा पक्का, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, या यू शुड टेक अ गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, कुछ भी, तो आप इसके बाद भी रिफ्लेक्सिव लगाओगे। हर एक का मीनिंग पता चल रहा है। नेक्स्ट सर, ही इंजॉयड हिमसेल्फ, सर इंजॉय भी था। ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, बेटा इंट्रोड्यूस के साथ भी आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के चले। अच्छा आपने बताया सर अगर कोई अपने आप को हर्ट, नुकसान पहुंचा लेगा ये, तो हमने बोल दिया ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली थी गुरुजी। हाँ इसीलिए होता है बेटा, ही इंजर्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को चोट, इंजरी पहुंचा ली थी, आप वैसे भी लगा सकते हैं। अच्छा आप हेल्प लिख सकते हैं बेटा, यू शुड हेल्प योरसेल्फ, मतलब अपना काम आप खुद से ही करो, मैं मदद नहीं करूंगा, तो मैं बोल दूंगा ये कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल उदय कंट्रोल, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो बेटा इन वर्ब को रटने की जरूरत है नहीं सर, मीनिंग निकालेंगे अपने आप काम चल जाएगा, मीनिंग निकालेंगे अपने आप काम चल जाएगा। तो यहां पर आपने क्या बोला, कंट्रोल योरसेल्फ, आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तो आपने उसे कंट्रोल ये चीज दे दिया, हमने ये बोल दिया, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करो, प्रिपेयर योरसेल्फ। बेटा रिजाइन पता है क्या होता है, सर मैं तो टूट गया सर, आई रिजाइन माई सेल्फ, आई रिजाइन माई सेल्फ का मतलब पता है क्या होता है बेटा, रिजाइन माई सेल्फ मतलब मैं तो खुद से हार गया सर, आई रिजाइन माई सेल्फ, मैं तो खुद से हार गया सर। बेटा उस केस में होता है, ठीक है, उस केस में होता है रिजाइन, जब आप बात को बोलते हैं तो वहां रिजाइन योरसेल्फ आप यूज करते हैं, ये चीज आपके पास यहां पर है। कॉपी करो बेटा, मैं स्क्रीन चेंज करके आगे और एग्जांपल लिखवाता हूं, यहां तक आप कॉपी करना और साथ साथ भी कॉपी करते हुए आप चलिएगा। ठीक है भाई, हो गया कॉपी, डन। चलिए अब देखो भाई, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां लिखवाता हूं। मैंने बोला देखो, यू कैन नॉट चेंज पीपल,
यू कैन नॉट चेंज पीपल, तुम लोगों को नहीं बदल सकती, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ, आप अपने आप को तो बदल सकते हो बेटा। यू कैन चेंज योर सेल्फ, आप अपने आप को बदल सकते हो। तो मैंने बोला बेटा अपने आप को बदलो, मेहनत करो। तो यू कैन नॉट चेंज पीपल, यू कैन चेंज योर सेल्फ। हाँ बेटा, एक रिजाइन इस्तीफा देना भी होता है, लेकिन अगर रिजाइन योर सेल्फ बोलोगे तो उसका मतलब अलग है बेटा, ठीक है। तो ये चीज हुआ। नेक्स्ट देखो बेटा, अगला, अब हमने बोल दिया हाँ, you must take रेगुलर एक्सरसाइजेस, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस टू कीप योर सेल्फ फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए। तो बताओ भाई, क्या हमने ये गलत किया है सेंटेंस? बिल्कुल सही हो गया सर। नेक्स्ट देखो बेटा, द पुअर मैन पॉइजनड, देखना, पॉइजनड हिम या पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज चाइल्ड। अब बताओ बेटा, वहां पर क्या होगा? उसने खुद को और अपने बच्चे को जहर दे दिया, यही तो है, खुद को और अपने खुद के बच्चे को। उसकी पता है इंग्लिश क्या होती है? हिज चाइल्ड, बिल्कुल ठीक है, हिज ऑन चाइल्ड, अपने खुद के बच्चे को जहर दे दिया। ऑन भी लिख सकते हो। ऑन का मतलब पता है क्या? देखो, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग माई ओन वर्क, मैं अपने खुद का काम कर रहा हूं। तो आप इसको लगा सकते हो, ये भी ठीक है। लेकिन गलत क्या होगा यहां? उसने खुद को और अपने खुद के बच्चे को जहर दे दिया, तो वहां क्या आएगा? हिमसेल्फ। इस तरीके से बेटा इस पे एरर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रख सकते हैं। डन है? बताइए जी। क्लियर? डन। नेक्स्ट ऐसे करते हैं, यू शुड नॉट, ठीक है। इसमें मैं एक और आपको एरर बनाने की कोशिश करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। यू शुड नॉट क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है बेटा झगड़ा करना। यू शुड नॉट क्वेरल अमंग योर सेल्फ। पेपर में ऐसे दे दिया बेटा, आपको एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये कहा था योर सेल्फ हो सकता है, कब? यहां यू है तो मुझे लगा एक ही इंसान होगा, तो योर सेल्फ चला, यहां योर सेल्फ भी फिट हो जाता अगर ज्यादा इंसान होंगे। लेकिन कई बार एग्जामिनर शांत, मतलब एग्जामिनर क्या करता है बेटा? हाँ बेटा, पॉइजन वर्ब है वहां पर। एग्जामिनर क्या करता है? कई बार क्या करता है एग्जामिनर? जान पूछ के आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है। पॉइजन वर्ब, अरे रे रे, अच्छा हाँ, उसको साफ लिख देता हूं, मैंने शायद वो लिख दिया ना। देखो, द पुअर मैन, अगर मैं पॉइजन लिख रहा हूं बेटा तो वो पास्ट हो जाएगा। अरे ये कलर कैसा उठ गया? ब्लैक, ये कलर तो नहीं दिखता होगा आपको, देखिए ये तो नहीं दिखेगा बेटा, ब्लैक तो दिखेगा, ठीक है। ये वर्ब है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। देखिए, यू शुड नॉट क्वारल अमंग योर सेल्फ, इसका मतलब वहां ज्यादा लोग हैं, करेक्ट हुआ। ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा है, तो योर सेल्फ गलत, आप यहां पर योर सेल्फ कर लोगे। क्या कर लोगे? योर सेल्फ कर लोगे। सर योर सेल्फ तो वहां पर गलत हो गया, तो आपको आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आप वहां पर योर सेल्फ लिखो, ठीक है जी। बताइए। डन? मोर देन सफिशिएंट है बेटा इतने एग्जाम्पल, करिए कॉपी। अब मैं आपको अगली बात बताता हूं। तो मैं यही आपको कह रहा था कि वर्ब्स को थोड़ा पहचानिएगा, और एक और मैं एक दो वर्ब और आप एक और इंटरेस्टिंग वर्ब आपको लिखवाता हूं। देखो बेटा, एक होता है अपने आप को समर्पित करना। होते ना, हम अपने गुरु, अपने मां बाप के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आप उसमें बोलते हो, ठीक है, ही प्रोस्ट्रेटेड, ही प्रोस्ट्रेटेड। सो प्रोस्ट्रेटेड का मतलब होता है बेटा एकदम लेटकर अपने आप को समर्पित करना, भगवान के प्रति, अपने मां बाप के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने मास्टर के प्रति। तो ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ, ही प्रोस्ट्रेटेड हिमसेल्फ बिफोर हिज मास्टर। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ अपने गुरु के सामने उसने अपने आप को समर्पित किया, मतलब दंडवत प्रणाम करना। आप जो बोलते हैं, आपने बोला सर आई ऑलवेज प्रोस्ट्रेट माई सेल्फ, ठीक है,
बिफोर माई फादर, बिफोर माई पेरेंट्स, अपने माँ बाप के सामने। बेटा बिफोर का मतलब पहले भी होता है और बिफोर का मतलब सामने भी होता है, लिख लेना, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है। प्रोस्ट्रेट का मतलब एक और होता है पेट के बल खुद को लिटा देना, तो वो भी याद रखिएगा। तो यहां भी इसके लिए के ये आ जाता है हिमसेल्फ, है ना इजी। तो इस वर्ब को भी आप याद रखोगे और चीजों को समझने की कोशिश करोगे। इजी चीज है। चल, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि सर आपने समझाया हमें, कहां गया, अच्छा इस पे इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, बहुत सारे हो गए यार। यहां से कि ट्रांजिटिव अब ऑब्जेक्ट लेगी, एक्सप्लेन करेगी। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं गायब करोगे तो गलत हो जाएगा भाई वो तो। ठीक है, डन है। अवेल का मतलब बता चुका हूं बेटा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसी के नीचे एक छोटा सा नोट लिखिएगा। उस नोट में एक चीज जो मुझे समझानी है बेटा, एक वर्ब होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला मैंने? इंट्रांजिटिव वर्ब। सर इंट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है बेटा? ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी थी जो ऑब्जेक्ट लेती? हर वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती बेटा। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती है ऑब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता, इनके बाद ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं होता बेटा इनके बाद। सो कैसे हो जाएगा? जैसे एक बात बताओ, जैसे ही विल, ठीक है, ही विल गो, ध्यान से सुने, ही विल गो टू बेड, ही विल गो टू बेड एट 7 o'clock। वो 7 बजे बेड पे जाएगा, मतलब सोने के लिए वो 7 बजे जाएगा। सही है। अब मैं ये बोल दूं ही विल गो हिमसेल्फ, ही विल गो हिमसेल्फ टू बेड एट 7, यार हिमसेल्फ की तो कोई सेंस ही नहीं है सर यहां। ही विल गो हिमसेल्फ, ही विल गो हिमसेल्फ टू बेड, अरे ही विल गो टू बेड एट 7 o'clock। सिंपल हुआ। दूसरा, जब आपने ये देखा यार ये तो इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसका जब ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब यही होते जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो रो रहा है, हाँ रो रहा है तो रो रहा है, वो सो रहा है, सो रहा है तो सो रहा है। सोने का क्या आप ऑब्जेक्ट लिखोगे? होता ही नहीं। ही इज रनिंग, रनिंग है तो रनिंग है, खत्म, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसका। इसीलिए यहां पर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं दे रहा है। हमेशा मीनिंग पर, ठीक है, हमेशा मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मीनिंग नहीं देखेंगे ना, आप उसे डायरेक्ट देखेंगे तो आपको लगेगा सब सही है। नहीं बेटा ये तो कैसे सही हो गया? अब मैंने बोल दिया उसने खुद को थप्पड़ मारा था, सही है, खुद को चोट पहुंचाई थी, सही है, खुद को लायक बनाया था, सही है, खुद को आदत डाल दी थी चीजों की, सही है, खुद को वंचित रखा था, सही है, खुद को लायक बनाया था, सही है, खुद को एडजस्ट किया था, सही है, खुद से हिम्मत तोड़ गया तो सही है, खुद को थका दिया था, एग्जर्ट योर सेल्फ भी होता है बेटा, खुद को बहुत ज्यादा थका दिया, सब सही है। लेकिन अगर मैं यहां पर देख रहा हूं ये चीज, ये तो बिल्कुल नॉनसेंस है। इसीलिए आपको ये चीज पेपर में समझ के चलनी है। सर यहां तो ये कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है। जब मीनिंग ही नहीं दे रहा तो आप उसे वहां से हटा दो। समझ में आई बात? वहां से आप उस चीज को हटा दो। अब आइए, ही विल पेंट, मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही विल पेंट, अगर मैं उल्टा कर दूं, ही विल पेंट हिमसेल्फ हिज रूम। अब मुझे बताओ वो अपना कमरा पेंट करेगा? ये यार पेंट तो वो अपना कमरा करेगा। ही विल पेंट हिमसेल्फ हिज रूम, यार नहीं सर। या तो एक काम करो बेटा, इसे आप क्या बना दो, इसे एम्फेटिक प्रोनाउन बना दो, तो होना चाहिए ही विल पेंट हिज रूम हिमसेल्फ। तो ये यहां पर क्या बनने की कोशिश कर रहा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि क्या है? गलत। लेकिन गुरुजी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही विल पेंट, ही विल पेंट हिज रूम हिमसेल्फ, ही विल पेंट हिज रूम हिमसेल्फ, वो खुद से अपना पेंट कमरा का जो है पेंट करेगा, खुद से अपना कमरा पेंट करेगा, पेंटर से नहीं करवाएगा। लेकिन अब ये आपको लग रहा है रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ये अब एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। एम्फेटिक प्रोनाउन बताया था ना, ये तो एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए आप इसको हटा दो। सेंटेंस अब भी सही है, वो अपना कमरा पेंट करेगा, वो अपना कमरा खुद से पेंट करेगा, हिमसेल्फ लिख दो, भाई नहीं करवाएगा किसी और से। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आप दिमाग में रखो। सो ही विल पेंट हिज रूम हिमसेल्फ।
क्योंकि अगर वो एम्फेटिक प्रोनाउन होगा बेटा, या तो वो यहां आएगा या वो यहां आएगा, ही हिमसेल्फ विल पेंट हिज रूम, या तो ऐसे लिख दो। लेकिन यहां तो कुछ मतलब ही नहीं देगा ये, क्यों? क्योंकि अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रही है तो नहीं बनेगा पेंट का। हाँ, तो हमने बोल दिया ही हिमसेल्फ विल पेंट हिज रूम, ये भी सही है, ही हिमसेल्फ विल पेंट हिज रूम। इसलिए कई बार बच्चा पूछता है सर एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या फर्क है? बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब का या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन कुछ नहीं बनता, एक्स्ट्रा होता है, या तो जिसके लिए आए उसके तुरंत बाद या एट द एंड। आपको ये करना, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन यानी कि एम्फेटिक प्रोनाउन में और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बेटा क्या डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस आपको साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है, साफ साफ आपको यहां पर नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, ओक्लॉक क्यों आता है, नाउन टॉपिक की कहानी है, नाउन में जानेंगे, अभी बिल्कुल सेम लिख लो, छोटी रूप में नहीं उसको, या जल्दी में बता के छोड़ो, भी प्रोनाउन पढ़ते। ठीक है वेरी गुड, तो यहां से आप इस चीज को लिख सकते हैं, ये चीज। अब इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा, अगला कॉन्सेप्ट है, अब मैं रेड से लिख दूं ताकि डिफरेंशिएट कर पाए आप। आज आपको एक बात समझ आई, जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को छोटा सा समझते थे टॉपिक, बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिर्फ इतना नहीं है कि कुछ वर्ब रट लो इसके बाद रिफ्लेक्सिव आएगा, आपको मैंने इसका मीनिंग निकालना सिखा दिया। डन है भाई? अब नेक्स्ट देखिएगा, आपको एक बात ध्यान रखना है, जो इधर पर्सन होगा, हां जो इधर पर्सन होगा, सेम पर्सन का रिफ्लेक्शन होगा, सेम पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बेटा वो बदल नहीं सकता, कोई और नहीं हो सकता, सेम पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अगर एक पर्सन है, मतलब यहां पर एक वो रियल पर्सन है, हां, तो वो सेम पर्सन का रिफ्लेक्शन होगा, किसी और का नहीं। अब देखना, जरा ध्यान से सुनना क्या होगा, एक रियल पर्सन होगा, उस रियल पर्सन का ही सेम पर्सन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, ये नहीं कि इंसान कोई और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कोई और। मैंने कल भी दी थी ये हिंट, जैसे अगर एग्जामिनर ये कह दे बेटा, यहां पर मैंने बोला आई विल पे, याद आया, आई विल पे फॉर मी या आई विल पे फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए पे कर लूंगा भाई, तो आप यहां पर बोलोगे आई विल पे फॉर मी, नहीं सर मैं खुद के लिए पे कर लूंगा भाई, आई विल पे फॉर माई सेल्फ, तो सेम पर्सन का रिफ्लेक्शन आ गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं बेटा, आई विल पे फॉर हर या आई विल पे फॉर हर सेल्फ, आप बताइए इस बात को आप कैसे लिखेंगे, आई विल पे फॉर हर या फॉर हर सेल्फ। अगर आप यहां पर हर सेल्फ लिखते हैं बेटा, तो आपको एक चीज ये दिखाई दे जाएगी, सर यहां मैं उस लड़की के लिए पे कर रहा हूं, लेकिन वो रियल में तो आए ही नहीं है, तो मुझे रियल लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन कहां से आएगा सर? आई विल पे फॉर हर सेल्फ तो तब होता जब शी होता है यहां पर खुद, तो जो रियल पर्सन होगा उसी को तो रिफ्लेक्शन आएगा, किसी अदर का रिफ्लेक्शन थोड़ी ना आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने एक सेंटेंस ऐसे बनाया इसको, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी या आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए पे करना चाहता हूं, तो बेटा पे कौन करेगा, मैं ही करूंगा। किसके लिए पे करोगे, एक और रियल, नहीं सर रिफ्लेक्शन, तो मैं ही पे करूंगा, तो मैं खुद के लिए पे करना चाहता हूं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही हुआ, आई विल पे फॉर, आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू पे फॉर मी नहीं बेटा। ठीक है सर, अपडेट अच्छा नहीं है, ये बार बार बंद हो रही है, चलो हटवाएंगे भाई इसको आज। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर अगर मैं ये लिख दूं आई वॉन्ट, देखना मैं कितनी बड़ी चाल खेलने वाला हूं बेटा, मैंने यहां पर ये लिख दिया आई वॉन्ट हिम, मैं चाहता हूं वो लड़का, आई वॉन्ट हिम, मैं चाहता हूं वो लड़का टू पे फॉर मी या टू पे फॉर माई सेल्फ। बेटा अब ये है अच्छा क्वेश्चन, मैं चाहता हूं वो लड़का, ठीक है, मेरे खुद के लिए पे करे, मेरे खुद के लिए पे करे, गलत हो गया बेटा, पता है क्यों? मैंने जानबूझ के एक दूसरे इंसान का जिक्र बीच में छेड़ दिया। यहां क्या था बेटा, पे कौन करेगा, मैं ही, तो मैं किसके लिए पे करूंगा, मैं के लिए पे नहीं करूंगा, मैं खुद के लिए पे करूंगा।
आई वॉन्ट टू पे फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए पे करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बेटा आप मेरे लिए पे करें, आप मेरे लिए पे करें। अब माई सेल्फ नहीं आ सकता बेटा। क्यों नहीं आ सकता माई सेल्फ? क्योंकि आपने दूसरा इंसान ले आए बीच में। सो आई वॉन्ट हिम, मैं चाहता हूं वो लड़का, मैं चाहता हूं वो लड़का पे करे मेरे लिए। क्योंकि बेटा यहां पे कौन करेगा? वो लड़का। किसके लिए पे करेगा? मेरे लिए। तो मैं अलग, वो अलग। लेकिन यहां पर वो लड़का है तो रिफ्लेक्शन मेरा कैसे हो सकता है? आई का तो नाता ही टूट गया ना। यहां तो ये बात है, पे कौन करेगा बेटा? वो लड़का पे करेगा मेरे लिए। ही विल पे फॉर मी, ये तो नहीं बोलोगे ही विल पे फॉर माई सेल्फ। तो यहां ये जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। तो ये बहुत अच्छी चीज है और कई बच्चे समझ के ऑलरेडी कमेंट में सही आंसर लिख भी रहे हैं। सो आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर मी, ये नहीं कर सकता बेटा आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर माई सेल्फ। अगर हिमसेल्फ होता तो आ जाता, ठीक है, हिमसेल्फ होता तो आ जाता। जैसे अगर मैं ये लिखू ना बेटा आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं तू खुद के लिए पे कर भाई। आई वॉन्ट यू टू पे फॉर यू या आई वॉन्ट यू टू पे फॉर योर सेल्फ, बताओ। मैं चाहता हूं तू अपने लिए खुद पे करे। अब यहां योर सेल्फ आएगा, पता है क्यों बेटा? देखो पे करने वाला कौन? यू, तो किसके लिए पे करेगा? योर सेल्फ के लिए। सेम इंसान हो गया ना बेटा। अगर मैं कहता आई वॉन्ट यू टू पे फॉर मी, फिर माई सेल्फ नहीं आता क्योंकि बीच में यू टपक गया। आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर हिमसेल्फ, सही है। आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर मी, माई सेल्फ गलत हो गया क्योंकि पे ये करेगा तो वो मेरे लिए पे करेगा। तो मैं चाहता हूं तुम खुद के लिए पे करो, मैं नहीं करूंगा तेरे लिए। तो आई विल नॉट पे फॉर यू, मैं ये तो नहीं बोल सकता बेटा आई विल नॉट पे फॉर योर सेल्फ। तो फिर तो ही विल पे फॉर माई सेल्फ कैसे हो सकता? ठीक है, अरे फोर खा गए हम, यहां से फोर लिखो बेटा। तो आई वॉन्ट यू टू पे फॉर, और यहां से भी फोर और लिखना, ऊपर से भी फोर हटा दिया हमने, टू पे फॉर मी या माई सेल्फ। और छोटू भाई यहां पर भी आ जाएगा आई वॉन्ट यू टू पे फॉर यू या टू पे फॉर योर सेल्फ। तो बनेगा मी, लेकिन यू ही पे करेगा तो वो योर सेल्फ के लिए पे करेगा। कॉपी कीजिए। फिर इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर खत्म। फिर नेक्स्ट प्रोनाउन चालू करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन। सो देरी नहीं, साथ साथ कॉपी कीजिएगा। आया समझ भाई सबको? आई वॉन्ट हिम टू पे फॉर अस, बिल्कुल सही है बेटा। अस आएगा, फिर अस आएगा क्योंकि बाकी लोग थोड़े ना वहां रिफ्लेक्शन दे दूंगा। ठीक है जी बच्चा, चलो बुक कोई नहीं लेनी बेटा, सब कुछ तो मैं देने लग रहा हूँ। बुक आपने बस वोकेब की लेनी है, ग्रामर की तो अभी निकालूंगा मैं अप्रैल में, तब लोगे। डन है। टाइम मैनेजमेंट बताओ, इतने बड़े बच्चे को मैं टाइम मैनेजमेंट बताऊं? है छोटू? देखो बेटा लास्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा इसका। इसमें क्या है मेरे भाई? इसमें है बंधुराज कि आप जब बाई प्रेपोजिशन का यूज करते हैं बेटा, और आपको बाई प्रेपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको दिख जाए बाई प्रेपोजिशन के बाद, इसका मतलब वो बंदा या वो बंदे उस काम को अकेले ही निपटा लेंगे। बेटा इस बात का मतलब होता है अलोन, वे उसे अकेला या अकेले ही निपटा लेंगे। उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है, वो वहां अकेला खड़ा हुआ था, वो वहां अकेला खेल रहा था, वो उस काम को अकेले ही कर लेगा। वो ठीक है, उस काम को खुद के द्वारा ही कर लेगा, मतलब अकेले ही कर लेगा। आई विल डू दिस वर्क बाई माई सेल्फ, मैं इस काम को करूंगा खुद के द्वारा ही। खुद के द्वारा ही मतलब खुद करूंगा ना, अकेले ही कर लूंगा इस काम। तो जब कभी भी आपको बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिखे,
समझ जाना, वो अकेले का मीनिंग देगा। जैसे वो इस काम को अकेला करेगा, तो आप क्या बोलोगे? वो इस काम को अकेला करेगा। आप बोलोगे सर ही विल डू दिस वर्क अलोन। हाँ, या आप बोल सकते हो मेरे दोस्त ही विल डू दिस वर्क बाय हिमसेल्फ, वो इस काम को अकेले करेगा। तो यहां आप अलोन भी लिख सकते थे, बिल्कुल सेम मीनिंग आता। तो पेपर में ये चीज याद रखिएगा, आप तुरंत देखते ही कि हाँ सर ने ये कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा रखा है, ये कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ा रखा है। तो ही विल डू दिस वर्क बाय हिमसेल्फ। अच्छा, मैंने बोल दिया शी इज स्टैंडिंग देयर, शी इज स्टैंडिंग देयर। देखो वो लड़की वहां खड़ी हुई है बाई हर सेल्फ, अकेले। तो यहां पर ये जो मीनिंग देगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये छोटी सी बात है बेटा कहने को, लेकिन इस बात को याद रखिएगा, जब कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको बाई प्लस रिफ्लेक्सिव दिखेगा तो वहां वो अकेले का मीनिंग दे रहा होगा। ठीक है, अकेले का मीनिंग दे रहा होगा। तो हमने क्या बोला इसको बेटा? शी इज स्टैंडिंग देयर बाई हर सेल्फ, या ऊपर क्या लिखा? ही विल डू दिस वर्क बाई हिमसेल्फ, वो इस काम को अकेले ही कर लेगी। ठीक है, क्लास सडनली क्लोज हो रहा है। चलो बेटा आज करते हैं इसका निवारण। अब तो एडजस्ट कीजिए आप लोग आज। कोई भी दिक्कत? एक बैच में बेटा हजारों बच्चा है। एक बच्चा कह रहा है सर टाइम चेंज तेरे एक के लिए मरवाएगा तो मेरे को है। चले बेटा, तो फाइनली अगर हम अपनी लिस्ट पे वापसी आए, अगर हम अपनी लिस्ट पे वापसी आए, तो हमने एक लिस्ट जो बनाई थी कि कैसे कैसे टॉपिक चलने हैं, आपकी उस लिस्ट में हमारा एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हो गया और हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो गया। अब बेटा मजाक से परे अगर मैं आपको एक चीज सीरियसली बताऊं, अब जो हम प्रोनाउन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबका बाप है कॉन्सेप्ट्स में। उसका नाम है मेरे बच्चे, उसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। भैया इसको प्लीज ध्यान से सीखना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेकिन लेंदी है। मैं आपको पहले ही सतर्क कर दूं, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको बताऊंगा, तो बड़े ध्यान से इसको सीखते हुए चलना है। लेंदी है और प्लस बहुत अच्छा टॉपिक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कहो पूरे प्रोनाउन में। इसके दो नाम है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसका एक नाम और डाल देना एंड सॉरी, इसके दो नाम डालना बेटा, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव कंजंक्शंस। क्यों इसको रिलेटिव कंजंक्शंस बोल रहा हूं मैं अभी आपको बताऊं। ठीक है, इसके दो नाम डालना। अगर मैं पूरे टॉपिक में टाइप ऑफ प्रोनाउन की बात करूं तो मैंने आपको बोला सबसे पहले टाइप हमने कौन सा किया बेटा? पर्सनल प्रोनाउन, स्टार लगा दो। फिर हमने क्या किया? पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव डिटरमिनर्स। फिर ये कोई टाइप नहीं था, इसी का हिस्सा, इसी का हिस्सा। फिर हमने किया एम्फेटिक प्रोनाउन, फिर हमने किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और अब हम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब तरीके से तो एक टाइप का प्रोनाउन, दो टाइप का प्रोनाउन, तीन टाइप का प्रोनाउन, चार टाइप का प्रोनाउन, पांच टाइप का प्रोनाउन, हम पांचवें टाइप ऑफ प्रोनाउन पर आए। ठीक है, जब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन कराऊंगा तो इसके बाद आठवां भी पहले ही लिख दूं, मैं आपको कराऊंगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। चलो कोई नहीं, फिर बाद में लिखेंगे। तो अब सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका लेगा। ठीक है, चलो जरा समझते हैं और इस रिलेटिव प्रोनाउन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास अभी समय है बेटा एग्जैक्ट आधा घंटा, मैं आपको और पढ़ाने वाला हूं, अभी हमारे पास समय है, तो एकदम सीरियसली बैठ जाइए। आधे घंटे में इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। आप हेडिंग डालो रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव कंजंक्शंस। इनके दो नाम हैं। क्यों है चलो जानते हैं सर, क्यों है चलो जानते हैं और चीजों को समझते हैं। ठीक है, चीजों को समझते हैं बेटा। अगर मैं आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं तो इसकी आप सबसे पहले बोलोगे सर हमें यह बता दो रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, इसकी डेफिनेशन दे दो। डेफिनेशन को पॉइंट वाइज जोड़ के जरा डेफिनेशन देंगे अभी एक एक पॉइंट को। ठीक है, एक एक पॉइंट को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इनको जोड़ के, सारे कॉन्सेप्ट को जोड़कर मैं आपको क्या दूंगा? इसकी डेफिनेशन दूंगा बेटा।
ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर मैं इसकी आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, समझिएगा जरा ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने लिखा बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा एक सेंटेंस, मेरे साथ साथ लिखिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें आपको एक सेंटेंस लिखना। मैंने एक सेंटेंस बोला, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं। ध्यान से सुनिएगा, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा बेटा। अब आप इस सेंटेंस में बाकी सब चीजों को तो जानते हैं, चलो सर मैं उस लड़के को जानता हूं, आई प्रोनाउन है, हाँ, और एक हु प्रोनाउन। तो ये हु कैसा प्रोनाउन है, जरा बात को बड़ी ध्यान से समझिएगा बेटा। आप देखेंगे इस सेंटेंस में आपको दो बातें नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? आई नो द बॉय एक बात है, हु केम यस्टरडे जो आया था कल ये दूसरी बात है। तो आपको इसमें नजर आ रही है बेटा एक नहीं दो दो बातें, एक नहीं दो दो बातें। एक बात तो ये है और एक बात ये, आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हु केम यस्टरडे जो कल आया था। सेंटेंस तो बिल्कुल सही। इस हु के बारे में यहां पता लगाने की कोशिश करो बेटा, ये क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले तो आप इसे बोलोगे, गुरुजी ये अपने आप में इस लड़के को दिखा रहा है। देख रहे हो ना, मैं जानता हूं उस लड़के को जो कल आया था। तो ये हु किसके लिए आया है? लड़के के लिए। लड़का क्या है बेटा? नाउन। जो चीज नाउन के लिए आए वो अपने आप में क्या बन गया? प्रोनाउन। तो इसका मतलब ये हु यहां पर क्या है बेटा? प्रोनाउन। ये हु यहां पर क्या है? पक्का प्रोनाउन है। बिल्कुल सर। सो मैं उस लड़के को जानता हूं, हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। तो भाई एक बात तो इसमें ये हुई, एक बात को हम क्या बोलते हैं? एक स्टेटमेंट ये हुई। ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा मैंने क्या बोला बेटा? हु केम यस्टरडे जो कल आया था, दूसरी बात हुई। कितनी बातें बेटा सेंटेंस में? दो बातें। हु क्या क्या कर रहा है? सर आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। सर हु को एक्सप्लेन कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, हु को एक्सप्लेन कर रहा है कौन? ये लड़का जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है हु। तो लड़के के लिए हु आया, नाउन के लिए हु आया, तो हु क्या हुआ बेटा? प्रोनाउन। दूसरी चीज आप अगर यहां ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये जो दो बातें हैं, दोनों बातों को कोई जोड़ भी तो रहा होगा। अगर मैं यहां से हु को गायब कर दूं बेटा, दोनों बातें जुड़ेंगी नहीं। आई नो द बॉय केम यस्टरडे, आई नो द बॉय केम यस्टरडे। सर कैसे? आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। तो यहां हु क्या कर रहा है बेटा? इन दोनों बातों को जोड़ भी रहा है। इसका मतलब ये प्रोनाउन का काम भी कर रहा है और साथ साथ ये कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। देखा चमत्कार? मतलब पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि एक वर्ड दो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम कर रहा है। दो बातों को जोड़ने वाला क्या हुआ? कंजंक्शन। और नाउन की जगह आने वाला क्या हुआ? प्रोनाउन। हूं में ये दोनों क्वालिटी, ठीक है, दोनों क्वालिटी। तो अब ये क्या करने लग रहा है? सर इस लड़के को अगली बात से रिलेट कर रहा है। मैं ये कहूं, ये अगर हु हट जाए तो इस लड़के का इससे रिलेशन टूट जाए। मतलब जो बांध बनाने का काम कर रहा है इस लड़के को आगे रिलेट करने का, वो हु कर रहा है। आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। इसलिए इनका मीनिंग पता है क्या आता है? हिंदी मीनिंग जो, जिसे, जिनका, जिन्हें, जिनको, इस तरीके की बातें ये करते हैं। सो आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। तो ये बात को जोड़ रहा है आगे, तुरंत वो कनेक्शन पुल बनाकर रिलेट करके रिलेशन बता रहा है। इसीलिए इसका नाम पड़ा बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। इसीलिए इसका नाम पड़ा रिलेटिव, रिलेशन बताने वाला या रिलेट करने वाला प्रोनाउन या रिलेट करने वाला कंजंक्शन। सो ये वो प्रोनाउन होते हैं जो प्रोनाउन का भी काम करते हैं और कंजंक्शन का भी। कितने होते हैं आहिस्ता आहिस्ता जानेंगे, पहले डेफिनेशन को साथ से समझिए। आपने बोला ओके सर समझ आ गया रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम कर रहा है बेटा? हु, प्रोनाउन भी, कंजंक्शन भी। रिलेटिव क्यों नाम पड़ा? क्योंकि अपने से पहले आए नाउन को आगे अगली बात से रिलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात बेटा, अगर मैं आपको कहता हूं ये हु एक काम और कर रहा है छुटकू, क्या काम कर रहा है? आप सबको पता है बेटा ये वर्ब है। हाँ, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट भी तो ये हु ही है। आप कहोगे सर हु तो लड़के के लिए आया, तो लड़का इसका सब्जेक्ट हुआ। देख बेटा, नाउन के लिए जब प्रोनाउन आ गया तो वो आगे प्रोनाउन काम कर रहा है ना सब्जेक्ट का। हालांकि है लड़का ही, क्योंकि उसका मालिक कौन है बेटा? प्रोनाउन का, लड़का। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना लड़का इसका सब्जेक्ट है। एक बात बताओ, कॉपी नहीं करना। मैं कहता हूं बेटा रोहन इज माई फ्रेंड, रोहन मेरा दोस्त है। हाँ हाँ, एंड हाँ ही इज रेडी टू हेल्प यू, ही इज रेडी टू हेल्प यू, और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। एक बात बताओ बेटा, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है?
लेकिन ही किसके लिए आया? रोहन के लिए। तो आप ये थोड़ा ना बोल दो कि इसका वर्ब का सब्जेक्ट रोहन है। रोहन तो बेटा इस चीज का सब्जेक्ट है। तो ही कौन है? प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम कर रहा है और साथ साथ इस वर्ब के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि है लड़का ही, रोहन ही। लेकिन मैं रोहन बोल तो नहीं सकता ना, क्योंकि वहां प्रोनाउन है, तो वही तो उसका सब्जेक्ट कहलाएगा। इसीलिए बेटा जो यहां मैंने लिखा है हु, आप ये कहोगे सर हु भी तो लड़के के लिए आया, तो लड़का ही तो सब्जेक्ट हुआ। बेटा लड़का ही हुआ, लेकिन मैं कह तो नहीं सकता ना कि लड़का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो वहां वो ही था, यहां ये हु। तो हु कितने काम कर रहा है सर? 3 काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, प्रोनाउन का, कंजंक्शन का। और जो प्रोनाउन कंजंक्शन दोनों काम करे उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। देख लो आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेशन तैयार हो रही है। तो अगर मैं यहां तक डेफिनेशन को समझूं तो ध्यान से समझिएगा, ये 2 बातों को जोड़ते हैं। सबसे पहली बात तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। मेरा ये हाथ रिलेटिव प्रोनाउन है, मेरा ये हाथ रिलेटिव प्रोनाउन है। इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखा, ध्यान से समझिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन, ये हाथ मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से रिलेट करके जोड़ते। समझ आया क्या बोला बेटा मैंने? रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से रिलेट करके जोड़ते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा और डीपली बोलता हूं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से सब्जेक्ट बनाकर जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से सब्जेक्ट बनाकर जोड़ते हैं, और साथ साथ इसीलिए वो कंजंक्शन का काम भी करते हैं और एक अपनी अलग स्टेटमेंट खड़ी करते हैं। तो सेंटेंस में 2 स्टेटमेंट होंगी कम से कम, तभी तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। एक में कैसे आ जाएगा? क्योंकि 2 बातें जोड़नी है उससे। इस बात को आपको अपने दिमाग में बैठाना है। सो क्या बोलोगे, ध्यान से देखना। ये हाथ मेरा बच्चे रिलेटिव प्रोनाउन था। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से सब्जेक्ट बनाकर जोड़ते हैं, इसलिए वो कंजंक्शन का काम भी करते हैं और सेपरेट एक बिल्कुल अलग से एक स्टेटमेंट बनाते। इतना समझ आता है? अब आपको मुझे थोड़ी सी डेफिनेशन और देनी पड़ेगी। आपको स्टेटमेंट, मेरे मुंह से बार बार आप क्या सुन रहे हैं? स्टेटमेंट 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 स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, दोनों मिली एक सेंटेंस बना। लेकिन बेटा स्टेटमेंट को टेक्निकल भाषा में यानी कि ग्रामेटिकल भाषा में स्टेटमेंट को हम कहते हैं क्लॉज। मतलब ये जो हु केम यस्टरडे लिखा हुआ है, अपने आप में अगर आप इसे सारा जोड़ोगे तो अपने आप में ये पूरी बात हु केम यस्टरडे, ऐसे एरो लगाओ, आप इसको बोलोगे बेटा क्लॉज। आप इसको क्या बोलोगे? कैसे लिख दो इसको? चलो ऐसे लिख दो, यहां साइड में जगह है। आप इसको बोलते हो बेटा क्लॉज। ठीक है, टेक्निकल भाषा में इसे बोलते हैं क्लॉज। किसको क्लॉज बोल रहा हूं? इस पूरी बात को, हु केम यस्टरडे, इस बात, इसको हम बोलते हैं क्लॉज। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये क्लॉज किसने बनाई है? इसने, इसलिए इसका नाम पड़ गया रिलेटिव क्लॉज। इसका मतलब रिलेटिव क्लॉज क्या होती है? जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव कंजंक्शन बनाता है सर, उसे हम रिलेटिव स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट की ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बात होगी? क्लॉज। उसको क्या बोलते हैं? क्लॉज। सो ये बन गई सर रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, बहुत बढ़िया, आसान हुआ। चलो अब आपने एग्जाम्पल यहां तक कॉपी कर लिया। अब बेटा इसमें और ज्यादा खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए सेम एग्जाम्पल में दोबारा लिख रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट में बिल्कुल सेम लिख रहा हूं। उसका एक कारण है, अब इसको ही दोबारा आप कॉपी करना, ताकि एक में खिचड़ी ना बने और आपको ये डेफिनेशन थोड़ी मैं क्लियर करूं, तब मैं एग्जाम्पल बदलूंगा। मैंने फिर से लिखा बेटा, आई नो द बॉय, दोबारा लिखिएगा, आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे। मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था, सेम लिखा। अब मुझे बताओ हु क्या क्या कर रहा है? सर देखो, ये है लड़का नाउन। सर ये नाउन को आगे हां सब्जेक्ट बनाकर एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये हु काम कर रहा है बेटा सब्जेक्ट, पहली बात। और ये क्या है सर? वो, और सर ये हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। मैंने बोला ओके मेरे भाई। और सर साथ साथ
ये कंजंक्शन जोड़ भी रहा है, इसलिए रिलेटिव कंजंक्शन का काम भी कर रहा है। ओके सर। और रिलेटिव प्रोनाउन जब जोड़कर अलग से एक बात तैयार करता है, हाँ, तो वो एक अलग बात होती है बेटा, बात यानी कि स्टेटमेंट। सर इस अलग बात को ही हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी डेफिनेशन दूंगा बेटा, तब लिखवाऊंगा इसकी डेफिनेशन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो बेटा, और यहां जबकि ऑब्जेक्ट था आई नो द बॉय, नो का ऑब्जेक्ट है, लेकिन आगे उसका जब प्रोनाउन आया तो उसने उसको सब्जेक्ट बनाया है अगली बात का, ठीक है। अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिए। आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। अब फिर से रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आए नाउन को अगली बात से रिलेट करता है सब्जेक्ट बनाकर, और अलग से एक क्लॉज तैयार करता है जिससे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। अब इससे बताऊं, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से सब्जेक्ट बनाकर जोड़ता है, इसलिए वो कंजंक्शन का भी काम करता है, और अलग से एक क्लॉज तैयार करता है जिसे हम रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा बम फोड़ दूं, एकदम छोटा नहीं, छोटे छोटे जो बहुत कम रुपए के आते हैं, जरा से फूटते पट, बस इतना छोटा सा बम। एक बात बताइए, इसका मतलब ये जो सारी बात है, ये सारी की सारी बात किसे एक्सप्लेन कर रही है? अपने से पहले आए नाउन को। इसका मतलब ये हुआ लड्डू, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, कितनी प्यारा लगेगा आपको चीजें। इसका मतलब जो रिलेटिव क्लॉज होती है वो अपने से पहले आए नाउन को एक्सप्लेन करती है। इसका मतलब जो रिलेटिव क्लॉज होती है एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन करती है, ठीक है, पहले आए नाउन को, पहले आए नाउन को। तो रिलेटिव क्लॉज एक्सप्लेन करती है पहले आए नाउन को, भाई यही तो हुआ, ठीक है। हां, तो आई नो द बॉय हु केम यस्टरडे, मैं उस लड़के को जानता हूं जो कल आया था। तो ये पूरी बात बेटा किसको, ये रिलेटिव क्लॉज किसको एक्सप्लेन कर रही है? नाउन को। और बेटा मैंने आपको एक बात समझाई थी कि जो चीज नाउन या प्रोनाउन को एक्सप्लेन करती है, मतलब नाउन या प्रोनाउन की एक इंफॉर्मेशन होती है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। मुझे एक बात बताओ बेटा, कॉपी नहीं करना। अगर मैं कहता हूं स्मार्ट बॉय, तो आपने बोला सर बॉय नाउन है और ये स्मार्ट किसको एक्सप्लेन कर रहा है? बॉय को, तो ये एडजेक्टिव हुआ बेटा। वेरी गुड। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं जो ये रिलेटिव क्लॉज है ये इस पहले आए नाउन को एक्सप्लेन कर रही है, तो बेटा ये इसी की एक्सप्लेनेशन हुई। अगर इसी की एक्सप्लेनेशन हुई, इसका मतलब ये रिलेटिव क्लॉज किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का। इसीलिए मैंने बोला ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है, इसलिए मैंने इसे दोबारा कॉपी करने को कहा। सर अब हुई इसकी डेफिनेशन कंप्लीट। अभी बाकी भी फीचर्स इसके जानने हैं, ये तो इसका पहला फीचर हुआ। सर अब समझो, ठीक है, अब समझाओ क्या क्या बात बनी बेटा, ध्यान से सुनो। आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, ये तो बात पूरी बेटा, एक सेंटेंस हुआ। ये वर्ब, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट। कौन सा लड़का? हु केम यस्टरडे, जो कल आया था। तो बेटा जो कल आया था कौन आया था? लड़का। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? लड़के के बारे में, तभी तो ये एडजेक्टिव बनी। आपने बोला सर चीजें लेंदी है, आपने ठीक कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और चीजें लेंदी है बेटा। चलो एक बार फिर से जरा ध्यान से चीज को वाइंड करते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं। ये था बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को अगली बात से सब्जेक्ट बनाकर जोड़ता है और अलग एक एक्सप्लेनेशन तैयार करता है, अलग एक क्लॉज तैयार करता है उस नाउन की, जो रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। वो रिलेटिव क्लॉज अपने से पहले आए नाउन की ही एक्सप्लेनेशन है और नाउन की एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव होती है, इसलिए जो एक्स्ट्रा क्लॉज है इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। इसके भी दो नाम। अब तो बिल्कुल दिल तक उतर गया होगा। वेरी गुड। तो हमने बोला
रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले आए नाउन को अगली बात से सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है और एक रिलेटिव क्लॉज तैयार करता है। वो रिलेटिव क्लॉज नाउन की एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। उतर गया रघु तक? ये थी मेहनत। लेकिन अब मैं अगला कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना, वो इसकी डेफिनेशन में एक चीज और जोड़ देगा, फिर अगला कराऊंगा वो भी एक और जोड़ देगा, फिर अगला कराऊं, ऐसे जोड़ूंगा बेटा। ये एक कॉन्सेप्ट यानी एक टैगलाइन, दूसरा अब कराऊंगा वो इसकी डेफिनेशन में और जोड़ देगा, तीसरा फिर और जोड़ देगा, चौथा फिर और जोड़ देगा, फिर सबको जोड़ के तब मैं फाइनल डेफिनेशन आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, पहले आप इसको कॉपी करो बेटा। तो ये तो इसका पहला फीचर हुआ। मतलब सर रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन इतनी आसान नहीं है, ठीक है, कि एक ही बार में वो समझ आ जाए। बच्चा लिख रहा आ गया सर समझ, कितना समझाऊं? बेटा हर टाइप का स्टूडेंट होता है, एक बेसिक भी है, एक तेज तरार भी। हमें हर एक को लेना है। बेसिक बच्चा साथ साथ चल लेगा, तेज तरार बेटा आप तो स्पीडोमीटर पे भी क्लास को देख लोगे तब भी चलता है तुम्हें तो। लेकिन उसका बेसिक जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको बार बार इतना सुनना पड़ता है। तो कम से कम ये ना कोई बच्चा नाराज तो ना रहे, चाहे बेसिक हो कोई भी हो, हर बच्चा खुश रहे कि हाँ सर सबके लिए पढ़ा रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं। ठीक है भैया। देखो तेज तरार बच्चा है वो रैंक ले आए, बड़ी बात नहीं है बेटा, आप पहले से होशियार थे इंग्लिश। लेकिन वो जो होशियार नहीं था, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से था, उसने नंबर वो लेके आया है, तब हम कह सकते हैं कि अब मैं एक अच्छा टीचर बन गया। पढ़े लिखे बच्चे को पढ़ाना उसमें कोई नहीं है सर, उसमें कोई महानता नहीं। एक टीचर का काम है हर एक को लेके चलना। ठीक है, चल मेरे भाई अब आगे देखते हैं। ये हुआ पहले कॉन्सेप्ट। अब मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा, अभी मैं जान पूछ के एग्जाम्पल चेंज नहीं कर रहा अब, लेकिन ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब पता है क्या? यहां पे कुछ आपने सीखा, अब यहां पे कुछ सीखोगे, फिर जोड़ के मैं इसकी डेफिनेशन लिखवाऊंगा। अब इसमें मेरे भाई अगर मैं एक सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई नो हिम, मतलब वहां लड़का लड़का चिल्ला रहा था ना, मैंने लिख दिया आई नो हिम हु केम यस्टरडे। आई नो हिम हु केम यस्टरडे। तो भाई क्या फर्क पड़ा? अरे सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हु केम यस्टरडे, क्या फर्क पड़ा? सर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ, बस हम देख पा रहे हैं जो आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये रिलेटिव क्लॉज बनी थी बेटा, अभी अभी तो बनी थी, ये रिलेटिव क्लॉज बनी थी, तो ये रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज बनी थी। हाँ, तो बताओ पहले वाले कॉन्सेप्ट में और इस कॉन्सेप्ट में क्या चेंज दिखा? सर आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है और रिलेटिव क्लॉज तैयार करता है जो एडजेक्टिव बनेगी। क्योंकि नाउन हो या प्रोनाउन हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्रोनाउन भी तो प्रोनाउन के लिए आ जाता है। ही इज माई फ्रेंड एंड ही विल हेल्प मी, तो ही कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन कितनी बार भी रिपीट हो। इसलिए ये बना बेटा आई नो हिम हु केम यस्टरडे, मैं उसको जानता हूं जो कल आया था, मैं उसको जानता हूं जो कल आया था। वेरी गुड। तो ये हु, अब हिम, तो नाउन हो या प्रोनाउन हो उसकी एक्सप्लेनेशन आप हु से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, बस उसमें छोटी सी चीज जोड़ दी, कुछ नहीं है। देखो भैया चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ। आपने यहां नाउन को एक्सप्लेन किया था, प्रोनाउन के एक्सप्लेन, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, नाउन प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं मतलब ये बोल दूंगा रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को आगे एक्सप्लेन करके एडजेक्टिव तैयार करते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता। सर ये भी आसान हो गया जब कोई बड़ी बात ही नहीं है सर इसकी, तो डन है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि बेटा इतने से ही रिलेटिव प्रोनाउन को आप जान जाओगे, एक चीज आपको और सीखनी पड़ेगी, एक चीज आपको और सीखनी पड़ेगी। क्या सीखनी पड़ेगी गुरुजी? टाइम कितना हो गया यार? 12:20, बता जाऊंगा 12:30 तक। चलो करते हैं कोशिश, वरना वो होता ना खिचड़ी हो जाती, ना इधर के ना इधर के। चलो समझते बेटा, इसी चीज को अगर मैं कुछ और लिख दूं, देखना आई नो द बॉय, मैंने एक चीज लिखी और इसमें खेल देखोगे आप अलग सा, whom दे मेट, जिससे वे मिले थे, जिससे वे मिले थे। हाँ हाँ बेटा प्रोनाउन रिपीट हो जाता है, कोई दिक्कत। तो आई नो द बॉय whom दे मेट, देखो अब तक तो मैं हु चिल्ला रहा था, अब मैंने
हुम कर दिया वहां, आई नो द बॉय हुम दे मेट। ठीक है, अब हमने देखा बेटा आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, हुम दे मेट। अब हुम दे मेट में आपको क्या चीज नजर आई? हुम दे मेट में आपको क्या चीज नजर आई? सर अब ये रिलेटिव क्लॉज है कि नहीं? अब ये रिलेटिव क्लॉज है, हम तो समझ गए रिलेटिव क्लॉज तो आप तुरंत पहचान लोगे। अब ये क्या कर रहा है देखो, हुम इस लड़के के लिए आया है तो बेटा बात को जोड़ भी रहा है, तो ये हुम इस बार बना रिलेटिव प्रोनाउन, या ये हुम इस बार बना रिलेटिव कंजंक्शन, है कि नहीं मेरे भाई? तो ये रिलेटिव प्रोनाउन बन गया और या मेरे दोस्त ये रिलेटिव कंजंक्शन बन गया। ठीक है, इसने ये रिलेटिव क्लॉज भी बना ली। ठीक है भाई, सेम तो है ये, मैं उस लड़के को जानता हूं जिससे वे मिले थे, जिससे वे मिले थे, हाँ जिससे वो मिले थे, जो जिसे जिनका जिन्हें जैसा भी आप। ठीक है, नाउन था, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? एक चेंज है, छोटा सा चेंज है। क्या वो छोटा सा चेंज समझो। सर देखो, इस रिलेटिव क्लॉज में ये क्या है? सर वर्ब है। ये क्या है? सर सब्जेक्ट है इसका। अच्छा किससे मिले थे वे? सर लड़के से। इसका मतलब मेरे दोस्त ये लड़का अब इसका ऑब्जेक्ट है। ओके सर, अब समझ गए। बस देख रहे हो बात सेम है, बस मैं उसे टुकड़ों में तोड़ रहा हूं जान पूछ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अच्छा सर कितना आसान है। इसका मतलब हु सब्जेक्ट के लिए यूज हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, और हुम अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो। ऑब्जेक्ट कैसे हो गया बेटा? दूसरा सब्जेक्ट आ गया ना। मतलब इसका हिंदी मीनिंग ये आया, मैं उस लड़के को जानता हूं जिससे वे मिले थे, वे मिले थे, जिससे वे मिले थे बेटा। तो वो नहीं मिला, वे मिले थे। तो मिले कौन? वे सब्जेक्ट हुए। किससे मिले? उससे, तो हुम ऑब्जेक्ट। ये कहानी यहां पर बनती है। तो आई नो द बॉय हुम दे मेट। सर इससे रिलेटिव प्रोनाउन की कोई डेफिनेशन पे फर्क पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अब इसने तो जलवे ही बिखेर दिए। ये तो कह रहा है अपन ही भगवान है। क्या क्या कर रहा है देखो बेटा, ये हाथ रिलेटिव प्रोनाउन था मेरा। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन को या प्रोनाउन को अगली बात से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर रिलेट करता है, और एक अलग बात तैयार करता है जिसे रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और वो पहले आए नाउन प्रोनाउन की एक्सप्लेनेशन होती है, इसलिए वो रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज का काम करती है। बात थोड़ी सी बदली और कुछ नहीं। इसका मतलब बेटा जब उसके बाद कोई और सब्जेक्ट कूद जाए तो हूं, और उसके बाद वर्ब कूद जाए तो उसका ये सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं है हूं और हुम में। और अभी सेपरेट हूं और हुम पढ़ाऊंगा मैं, ऐसे मत मानना कि सर ने हूं और हुम खत्म कर दिया। भाई अभी मैं रिलेटिव प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन आपको कंप्लीट कर बेटा। इसको आप ये कहोगे ना, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं, ये रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन का इंट्रोडक्शन है ये सारा, कि उनसे जुड़ी पहले बातें जान लो, तब मैं यूज ऑफ हु पढ़ाऊंगा आपको, फिर यूज ऑफ हुम पढ़ाऊंगा, फिर हु और हुम की लड़ाइयां लड़वाऊंगा, कैसे पेपर में पूछे जाते। ठीक है, तो सर डेफिनेशन लिखवाओ। अभी लिखनी नहीं है खुद से, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। फिर मेरे बच्चे मैं आपको डेफिनेशन खुद लिखवाऊंगा इसकी, जैसे हिंदी इंग्लिश में बोल रहा हूं ना, बाइलिंगुअल मैं खुद लिखवाऊंगा। आप खुद से मत लिखना, गलत सलत लिख लोगे, मैं ही लिखवाऊंगा। अभी तो बस मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहा हूं। आप खुद से बताइए, अगर मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख देता कुछ भी समझ नहीं आता। इंग्लिश अंग्रेजी एग्जाम्पल से पढ़ने की चीज होती, उसको एग्जाम्पल से पढ़ो फिर लिखेंगे डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन लिखो, पहले चीज को सीखो फिर लिखो। किताब में क्या होता है, पहली डेफिनेशन दे दी, आप समझ ही नहीं पा रहे हो, फिर एग्जाम्पल पे कोशिश झक मार रहे हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपको इतने से ये तो पता चल गया बेटा कि सर मेहनत लगती है हर टॉपिक में। आप सोच के आए थे 2 या 4 क्लास का प्रोनाउन होता होगा बेटा, सच्ची बताना यही सोचा होगा आप सबने। आप बेटा कहीं भी पढ़े हो, मैंने आपसे वादा किया था आपको सबसे अच्छा पढ़ा के दिखा, और आप वो चेंज देख लेना। आप किसी भी टीचर का उठा के प्रोनाउन इस लेवल तक कोई नहीं जाता बेटा। इसलिए मैंने कहा था आप आजू बाजू देखो, बच्चे कोचिंग छोड़ रहे हैं अब दूसरी जगह से, मेरे पास आके एडमिशन ले रहे हैं कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, खत्म। मैं कोई मतलब ना, मैं कभी ना डांटता हूं ना कुछ करता हूं, मेरा एक ही काम होता है हमेशा कोशिश करना कि आपको मैं सीरियस रखूं। आप सीरियस रह गए ना 6 महीने तक, काम बन जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अब इसका मतलब अगला भी कॉन्सेप्ट है बेटा, इसका अगला भी कॉन्सेप्ट है। अभी तो आज हमारे पास टाइम पड़ रहा है कम, तो कल यानी मंडे की क्लास यहां से स्टार्ट होगी। आज तो फ्राइडे हो गया बेटा, मंडे, लेकिन आज रात को भी वोकैब की क्लास होगी 6 बजे।
जिन बच्चों ने अभी बैचेस ज्वाइन किए हैं तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी वोकेब की क्लासेस पहले देखते रहो बेटा और आगे चलते रहो। और आपको एक और चीज बता दूं, कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि जब आपके एग्जाम आएंगे हाँ तो गुरुजी अलग क्या कुछ, बेटा मैं यूट्यूब पर आकर रिवीजन भी कराऊंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल को सीरियसली लेता हूं, उसमें मजाक मस्ती नहीं। अभी हम यूट्यूब पर वो कैब कर रहे हैं बेटा, ये मेरा वादा है आपसे, जिस दिन पेपर आएगा उनसे कुछ दिन पहले मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा आपकी वो कैब का। जो आपकी भी 33 क्लासेस होंगी, फिर वो बुक से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। बुक में क्या होता है, जो बुक आप वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देख रहे हैं उसमें एक्सप्लेनेशन है वेन वर्ड की, एंटोनिम सिनोनिम की नहीं, जान पूछ के नहीं, क्योंकि वो एंटोनिम सिनोनिम आगे जाके मेन वर्ड बने हैं वहां उनकी एक्सप्लेनेशन। सो पेपर से पहले मैं आपको कराऊंगा क्विक रिवीजन। उस क्विक रिवीजन में क्या कराऊंगा, उस 33 क्लासेस को मैं मात्र 1 घंटे में रिवाइज करा जाऊंगा। तो मेरे साथ साथ आप उन चीजों को रिवाइज कर लोगे। अभी तो साथ साथ करते रहना, फिर बाकी एक ईगो मत पालना, एक ना काम ना करे, रिवीजन क्लास डायरेक्ट देख लेंगे समझ आ जाएगा, इम्पॉसिबल है, जीरो समझ आएगा। बेटा मैंने एक बच्चे को अभी बता रहा था, मैंने एक वर्ड लिखा मिटिगेट, बेटा मैंने मिटिगेट को समझाया, मिटिगेट याद आया, दर्द कम करना, किसी का गुस्सा कम करना, उसको मिटिगेट कहते हैं। इसी के लिए एक वर्ड होता है ट्रैंक्विल, इसी के लिए एक वर्ड होता है एसवेज, इसी के लिए एक वर्ड है मोलिफाई। अब जब हम एसवेज करते हैं उसका मतलब ये होता है दर्द या किसी गुस्से को कम करना। याद आया, हाँ। तो लेकिन आपको थोड़ी ना याद आएगा जब तक आप ये क्लासेस नहीं देखोगे। तो कोई बच्चा ये ना सोचे सर क्विक रिवीजन मुझे भी मजा ला देगा, नहीं, क्विक रिवीजन उसी को अच्छा लगेगा जिसने ये क्लासेस देखी होंगी। सपोज मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का क्विक रिवीजन दूं, तो देखो क्विक रिवीजन कैसे होगा। सपोज करो मैं इसको क्विक रिवीजन आपको बोलूं, देखो भाई रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, अपने से पहले आए नाउन को एक्सप्लेन करते हैं सब्जेक्ट बनाकर, और वो एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव बनती है, वो एक्सप्लेनेशन एडजेक्टिव बनती है। ठीक है, हाँ, चाहे ये नाउन को एक्सप्लेन करे या प्रोनाउन को, चाहे ऑब्जेक्ट बनाकर भी कर सकते हैं और सब्जेक्ट बनाकर भी कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड क्विक रिवीजन। लेकिन ये क्विक रिवीजन आपको समझ आया क्योंकि आपने अभी 15-20 मिनट करीब मेरे से इस चीज को पढ़ा। इसलिए याद रखना मेरे बच्चे कि ये क्विक रिवीजन भी मैं करा के दूंगा। ठीक है, सिलेक्शन देने के लिए पढ़ाना और सिर्फ सिलेबस कराने के लिए पढ़ाने में फर्क होता है। बेटा जब आप टीचर सिलेक्शन के लिए पढ़ाता है तो फूक फूक के कदम रखता है। मैं बाहर डेली क्लास में मैंने क्या मोटिव बनाया है, मैं क्लास में आता हूं, आपको सीरियसली पढ़ाता हूं, क्लास के अंत में मैं आपसे, देखते हो ना मेरा नेचर, में 5 मिनट आपसे जरूर बातें करता हूं, क्योंकि ये 5 मिनट मुझे पता है आपको मोटिवेट कर जाएंगे। आज आपकी कमेंट ओपन थी, सब देख रहे थे। देखो शुरू शुरू में बच्चों ने बहुत मस्ती की, मजाक किया, हाँ, लेकिन अब तो एंड तक आते आते वो सीरियस हो गए। अरे बहुत दिन बाद खुला है बच्चा, बहुत दिन बाद उसको एक दूसरे की कमेंट्स नजर आई हैं। ठीक है, अभी क्या होता था, अभी आपके लिए क्या लगता था कि गुरुजी ऐसे कह रहे हैं, बहुत बच्चा है, बहुत पढ़ता है, कमेंट की स्पीड देख ली थी बेटा। अभी मैं बोल दूं ना सब कमेंट करो, स्पीड इतनी हो जाएगी आपको कमेंट तक दिखाई नहीं देगी। तो हजारों बच्चा जुड़ के बैचेज में, और सुबह से शाम तक कितने बैचेज, तो इतने बच्चों को लेकर चलना बहुत टफ काम होता है। और किसी भी बच्चे का बुरा नहीं बनना। एक बच्चे को समझाने जाओ दूसरा बुरा मान जाता है, दूसरे को समझाने जाओ तीसरा बुरा मान जाता है, हाय मेरी कमेंट का जवाब नहीं देते, दुनिया भर का कमेंट दे देते हैं जवाब। गुस्सा होता है बच्चा। लेकिन मेरे दोस्त कभी हमारी जगह पे सोचना, ठीक है, वो चीज आप दिमाग में रखिए। अब जैसे एक बच्चा कह रहा है सर ब्लैक बुक मैं ले लूं, बेटा ब्लैक बुक सिलेक्ट बुक किसी काम की नहीं आनी। पहले टीसीएस पेट आपका एग्जाम लेता था, एग्जाम जो लेता था एसएससी, टीसीएस को ठेका देती थी, अब उसने बदल दिया। तो ये जो काली बुक, हरी बुक, नीली बुक, मैंने पहले भी समझाया है बेटा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कॉपी पेस्ट कर दिया है। मतलब उन किताबों में सिर्फ वर्ड गिवन है मेरे बच्चे, और वर्ड के बाद सिर्फ सिनोनिम डायरेक्ट गिवन है, ठीक है, और एंटोनिम डायरेक्ट गिवन है। इस वर्ड की ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ना एक्सप्लेनेशन, ना हिंदी एक्सप्लेनेशन, ना इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, ना इसका एग्जाम्पल। जब ऐसा कुछ आप दोगे ही नहीं तो मेरे बच्चे इतना गंदा और अधूरा ज्ञान हो गया। वो किसी टीचर वीचर ने किताब नहीं लिखी है बेटा, एक्सप्लेनेशन ही नहीं है किताबों में। ठीक है, किताबों में जब आप एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो किताब किस चीज की, वो तो अरेंज नोट्स हो गए। आप गूगल पे लिख दो प्रीवियस ईयर, वो क्या लिस्ट आ जाएगी, वो तो लिस्ट है बेटा। फिर आप बोलते हो सर मेरा एक दोस्त है जो सिलेक्ट हुआ था, उसने कहा था मैंने उस किताब से, बेटा वो गूगल कर करके पढ़ा है, उस वर्ड को गूगल करता था, लिखता था, करता था, लिखता था, वो ऐसे ढूंढ ढूंढ के पढ़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जो कंटेंट है वो सही डायरेक्शन में होना बेहद जरूरी है। आप मेरे पास आए हो, आप सारे मेरे नोट्स कर लीजिए,
आप ग्रामर अब मेरे से पढ़ रहे हो बेटा, मैं प्रोनाउन आपको कंप्लीट करा के दूंगा, जब मैं आपको उसके नोट्स दूंगा, आपको सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, आप बोलोगे सर इससे अच्छे नोट्स, इससे अच्छे क्वेश्चंस प्रोनाउन के नहीं हो सकते, इससे बेहतरीन इसकी थ्योरी नहीं हो सकती। आप XYZ मार्केट की किताब उठाओ बेटा, 4 पन्नों में कसम से उसमें प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। मैं बेवकूफ हूं, मैं मार्केट की बुक चेक नहीं करता कि कैसे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। इसलिए आपने दूसरों की बातों में आके किताब तो ले ली, लेकिन मेरी कसम है, मेरा वादा है, आपकी वो किताब 1% भी काम की नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ 20% कंटेंट है। आपको कोचिंग से 100% कंटेंट मैं देके दूंगा। इतने सारे बच्चे हैं जो लिख रहे हैं हम दूसरे टीचर से पढ़ते थे, छोड़ के आपके पास आए। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस ईमानदारी से जो सीरियसनेस आज दिखा रहे हैं वो हमेशा दिखाएंगे, वो कैब की क्लास के लिए भी और इसके लिए भी। और बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो कैब याद करते हो भूलते हो, मैं बाद में क्विक रिवीजन दूंगा आपको, ठीक है। इसलिए आपने एक XYZ कोई भी किताब ले रखी है, मेरा वादा है आप उस किताब को पढ़ के दिखा दो, तुम चाहकर भी नहीं पढ़ोगे। आप बोलोगे सर कंटेंट ही नहीं है उस किताब में, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाता हूं मैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन पहले से इतने ज्यादा आपको दूंगा। तो आपने खामखा जो भी XYZ आपने अगर इससे पहले किताब ली है, उसमें आपने अपना पैसा वेस्ट किया है, ये बात मैं आपको कह रहा हूं और आपको वो नजर भी है। प्रोनाउन पढ़ के आपने अगर कोई किताब पहले से ले ली है, आप एक बार उस किताब का प्रोनाउन पढ़ना, आप उस कॉन्टेंट पर थूकोगे नहीं। आप बोलोगे सर इतना बेसिक, इतना सिंपल। हमने देखो सिंपल उठाए हैं, लेकिन उस बेसिक को एडवांस लेवल तक पहुंचा, ठीक है। 1400 करीब वर्ड में आपको यूट्यूब पे करा चुका हूं। डेली क्लास का मतलब डेली होगा बेटा। अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जब आए तो आप अपना ले लीजिएगा। लेकिन बेटा मैं एक ही बात बोलता हूं, अपने माँ बाप के पैसे को वेस्ट नहीं करना है, वो किताब लेकर रखनी नहीं है, वो पढ़नी है। पीडीएफ की एक सबसे बड़ी घटियापन क्या होता है, पीडीएफ डाउनलोड करके बच्चा सोचता है जैसे वर्ड ही याद होगा, वो गलत। बेटा जिसको जितने रुपए का भी पढ़ा हो, किसी को बैच सस्ते का पड़ा है, किसी को महंगे का भी पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपकी एक एक पाई पाई वसूल के मैंने देनी। चलिए भाई ठीक है, बाकी आज ये था। अब मैं इसको सेव कर लेता हूं ताकि यहीं से ओपन हो ये फाइल। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मैं इसको सेव कर रहा हूं तो आप कभी कभी सोचते ना गुरुजी ये पीएनजी हमें दे दो, मजा आ जाएगा जो आप ये सेव कर रहे हैं, है ना, मन करता है ना तुम्हारा। देखो ये मैंने सेव कर दी यहां प्रोनाउन फोल्डर पे। आपका मन नहीं करेगा गुरुजी ये कितने पेज हो गए, करीब करीब जितने भी 45-50 पेज है, 43 पेज है, गुरुजी पीएनजी दे दो हमें मजा आ जाएगा। मां कसम ये मीठा जहर है मेरे बच्चे, मां कसम, मैं मां कसम खा के कह रहा हूं ये मीठा जहर है। अगर मैंने आपको ये पीएनजी दे दी प्रोनाउन की, देखो यहां से जाऊंगा बेटा, हाँ, और मैं इधर कॉपी करके आपके पास इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करवा सकता हूं। ये मीठा जहर है, आपको बर्बाद कर देगा। सर कैसे बर्बाद कर देगा? आप पहले ही सुबह से शाम तक, मेरे बच्चे आप फोन में लगे हो, सुबह से शाम तक लगे हो, पुत्र जी आप फिर शाम को बैठेंगे, पेपर से पहले क्विक रिवीजन कैसे करोगे मुझे ये बता दो। सर पेपर से पहले क्विक रिवीजन कैसे करोगे मुझे ये बता दो। आप प्रोनाउन की पीएनजी क्लास वाइज ले लेके बैठोगे, अच्छा ये था, अच्छा ये था। और रिवीजन के वक्त जो तुम्हें अंडरलाइन करना होता है, रिवीजन के वक्त जो तुम्हें डिब्बे बनाने होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं बार बार भूल रहा हूं, इस पे स्टार लगा लेता हूं, वो कहां से लगाओगे? जब अपना रजिस्टर होगा ना मेरे बच्चे, मैं दिखाता हूं। सपोज करो ये मेरे पास मेरा रजिस्टर है, मैं तुरंत खोलूंगा। अच्छा प्रोनाउन की पहली क्लास ये है, प्रोनाउन क्लास नंबर 1, हाँ समझ आ गया, ये था ये था, हाँ समझ आ गया, ये था ये था, हाँ समझ आ गया, हाँ ये बोल रहा हूँ स्टार, ये बोल रहा हूँ। अच्छा ये करोगे, उस दिन आप कहोगे सर ठीक कहा आपने, ये जो बकवासबाजी आपने हमें नहीं दी। बेटा मां बाप और गुरु सख्त हो रहे हैं ना, तो वो किसी ना किसी कारणवश हो रहे हैं। दिस इज द रीजन। ये मीठा जहर है, बर्बाद कर देगा। पीडीएफ आपको कंटेंट की मिल रही है, स्टडी मटेरियल की मिल रही है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिल रही है, सब कुछ तो पीडीएफ में बेटा आपके पास, और कितना पीडीएफ पढ़ोगे? इसलिए रजिस्टर बनाओ, एक बार अभी मेहनत कर लो और साथ साथ कॉपी करो। सर साथ साथ कॉपी करता हूं, समझ नहीं पाता कई बार, कोई बात नहीं बेटा, क्लास को दोबारा बैक कर लेना, बाद में देख लेना, 2 बार देख लेना, लेकिन थोड़े दिन में प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, मेरे साथ साथ आप समझा दोगे। इतनी तेज में पढ़ाता भी नहीं, बच्चे डबल स्पीड में करके मेरी क्लास देखते हैं, इतनी स्पीड से तो मैं पढ़ाता भी नहीं। इसलिए नोट्स बनाओ, कसम से कह रहा हूं मेरे बच्चे, लाखों सिलेक्शन, हजारों बच्चा पढ़ चुका, लाखों बच्चा पढ़ चुका है, हजारों बच्चा सिलेक्शन ले चुका है, 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो पुत्र कुछ सोच समझ के ही कह रहा हूं, ठीक है, कुछ सोच समझ के कह रहा हूं, डन है, ये ध्यान रखिए। तो बिल्कुल बेफिक्र, यूं ही मिलकर पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, बेझिझक पढ़ेंगे और खूब मेहनत करेंगे।
शाम को 6 बजे मिलते हैं आपकी वोकैब की क्लास पे, आगे वोकैब करेंगे। जिन बच्चों ने अभी चालू नहीं किए वोकैब, बेटा चालू कर लो। बाकी सारा बच्चा पढ़ने लग रहा है, आप देख रहे हैं कमेंट्स, ठीक है। अब चीजों को उठाओ, अब देर नहीं हुई है, जब से जागो तब से सवेरा। और फिर मंडे मुलाकात करेंगे, इस प्रोनाउन को आगे बढ़ेंगे। अगले हफ्ते में हम प्रोनाउन जो है वो खत्म कर लेंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि सीपीओ भी आने लग रहा है बच्चों का, सीजीएल भी आने लग रहा है, टाइम से हमने अपना सिलेबस भी करना है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ चलानी है, ठीक है। चलिए नमस्कार, खुश रहिए, माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए, वो आपकी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूं ना, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन उनके बुढ़ापे तक अगर वो गरीब ही रह गए तो लालत है मेरी इस जमाने पर। तो जी जान मेहनत करनी है, अपने लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी। चलो 6 बजे मिलते हैं बेटा, थैंक यू सो मच। और रिवाइज करिएगा सारा प्रोनाउन, सारा प्रोनाउन रिवाइज करके मंडे, अगली क्लास लेने से पहले, पहले मंडे की, ठीक है, पूरी क्लास रिवाइज करना। अगली क्लास लेने से पहले सारा प्रोनाउन नोट से अपने रिवाइज करके मुझे मंडे मिलिएगा, ठीक है जी। चलिए नमस्कार, थैंक यू बेटा, थैंक यू।